कि भले ही नकारात्मक कवरेज हो, लेकिन मीडिया को इंडिया गठबंधन को काफ़ी कवरेज देना पड़ रहा है। तो क्या ये माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत ही सही एक नैरेटिव सेट करने की शुरुआत इंडिया गठबंधन ने कर ली? देखिए, मैं बार-बार इस बात पिछले 9.5 साल की चुनावी राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण घटना है भाजपा के खिलाफ गैर भाजपा शक्तियों का प्री पोल अलायंस बनना, चुनाव पूर्व गठबंधन होना। इसको मैं बार-बार कह रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना गेम चेंजर है। ये दूसरी बात है, मान लीजिए ये गठबंधन बिखर जाता है तो ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये गठबंधन बना रहता है, अगर ये अपनी एकता को कायम रखता है और कुछ एक सीटों पे जहां बहुत ज्यादा पेचीदगी है उनको छोड़कर बाकी जगहों पर ये तालमेल बना पाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव जीतने में बहुत मुश्किल होगी। आंकड़ा बिल्कुल सीधा सा है। भाजपा को पिछले चुनाव में 37.32 या ऐसे कुछ वोट, 37.37% वोट प्राप्त हुए थे। यानी देश में करीब 62% से ज्यादा वोट भाजपा को नहीं मिले थे। वो भाजपा के खिलाफ पड़े हों या किसी और पार्टी को पड़े हों। सवाल इस बात का है कि जो भाजपा विरोधी वोट है वो बिखरा हुआ था। उस भाजपा विरोधी वोट का बिखराव रोकने का काम INDIA गठबंधन का है। वो बिखराव किस सीमा तक रोक पाएगा, ये एक अलग बात है। वो बिखराव हो सकता है 50% रोक पाए, वो 60% रोक पाए, या वो 80% तक पहुंच जाए। अगर 50-60% भी उस बिखराव को रोक पाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आज घटना हुई एक जो अखबारों में है, शायद वो घटना कल हुई थी कि इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी की एक क्षमता मानी जाती है और मायावती ने आज फिर से स्पष्ट किया कि वो तो अकेली ही जाएँगी, अकेली ही चुनाव लड़ेंगी। तो बहुजन समाज पार्टी की एक क्षमता जो मानी जाती है कि वो मुस्लिम वोटों में काफ़ी कटौती कर सकती है, अपनी तरफ काफ़ी मुस्लिम वोटों को आकर्षित कर सकती है। तो क्या इमरान मसूद जैसे नेता के बाहर जाने से उसकी इस क्षमता पे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? पिछले 2022 की विधानसभा चुनाव में कितने मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था? देखिए, ये सब अतीत की क्षमताएं हैं भाजपा बसपा की, जब बसपा एक प्रभावी पार्टी थी। अभी तो बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने जो जाटव जनाधार है, उस जनाधार को अपने साथ रख पाती है या नहीं रख पाती है। अब वो जमाने चले गए जबकि बसपा को मुसलमान वोट अच्छी खासी मात्रा में मिला करते थे। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी रहती थी, दूसरे पर बहुजन समाज पार्टी और तीसरे पर कांग्रेस। अब ऐसा नहीं है। इमरान मसूद को उन्होंने क्यों निकाला? उन्होंने इसलिए निकाला कि उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की, कांग्रेस के नेताओं की तारीफ की उन्होंने। मैं बार-बार कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मुसलमान मतदाताओं और मुसलमान नेताओं की कांग्रेस में दिलचस्पी बढ़ी है। यूपी जैसी जगह में भी बढ़ी है जहां कांग्रेस का सांगठनिक आधार तकरीबन 0 हो चुका है। तो अगर इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस में जाएंगे, जाहिर है कि वो कांग्रेस में जाएंगे। जब वो कांग्रेस में जाएंगे तो उससे कुल मिलाकर फायदा होगा। कांग्रेस में अगर वो रहेंगे तो वो जिस तरह की रेडिकल बातचीत करते हैं, आक्रामक किस्म की, जो बहुत सांप्रदायिक भी होती है उनकी बातचीत, उस बातचीत पर कांग्रेस के नेताओं को अंकुश लगाना होगा। अगर वो ऐसा कर पाने में सफल रहे तो वो कांग्रेस के लिए एक फायदेमंद नेता साबित हो सकते हैं। और कांग्रेस का मुसलमानों में जनाधार इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में सारे देश में बढ़ा है। सवाल यह है कि उस जनाधार का वो लाभ कैसे उठाएंगे, उसके लिए संस्थागत और संगठनात्मक बंदोबस्त कैसे करेंगे, इसके लिए गेंद कांग्रेस के पाले में है। अ, जो केंद्र सरकार है उसने कल एक फैसला ये लिया कि वो जो एलपीजी गैस है उसमें उसकी कीमतों में 200 की कटौती कर रही है। तो एक तरीके से तो ये पॉपुलिस्ट कदम ही है और शायद इसको रेवड़ी की भी संज्ञा दी जा सकती है। और ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये एक तरीके से इंडिया के 2 बैठकों का प्रभाव है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो ये 200 रुपए की कटौती हुई है। इसकी आलोचना भी हुई है कि भाई बढ़ाया आपने 500 रुपए से ज्यादा और अभी 200 रुपए का आपने फायदा दे दिया। लेकिन अभी मैं मानता हूं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और भी ज्यादा रियायतें मिलेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी कम होगी और भी जगह सरकार कोशिश करेगी। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी तो उससे जो मुद्रास्फीति की दर है वो भी घटेगी। तो बहुत सारी इस तरह की रियायतें जनता को दी जाएंगी। ये सरकार, हर सरकार ऐसा करती है। कम से कम इतना तो करती है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रोक देती है। आपको ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ऐसे ही हुआ था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। तो ये तो चुनाव जीतने के स्थापित और जाने माने हथकंडे हैं। इनके बारे में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी है, अगर विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर पाने में, एक माहौलबंदी कर पाने में नाकाम रहता है,
तो इस तरह के जो इस तरह के फैसले होते हैं, इस तरह के टुकड़े जो जनता के सामने फेंके जाते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी मामूली किस्म की है, कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत जो नाराजगी जमा हो जाती है 9-10 साल के चुनाव में उसी किस्म की है, तब इस तरह के कदम प्रभावी साबित होते हैं। और इसी तरीके का एक फैसला कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस की जो कर्नाटक सरकार है, तो आज राहुल गांधी ने उस योजना को एक तरीके से लागू करने की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को निश्चित रकम ₹2000 दिए जाने। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या वो कांग्रेस की एक विश्वसनीय छवि बना पाएगी आने वाले चुनाव में, कि जो कहते हैं वो करते हैं? देखिए, कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, सबको अपने-अपने लाभार्थी बनाने हैं। और वो इसलिए बनाने हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति इस तरह की है कि वो किसी की भी आमदनी नहीं बढ़ा सकते, किसी को नौकरी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि आमदनी कम करने से भी नहीं रोक सकते, नौकरी छीनने से भी नहीं रोक सकते। तो ऐसी स्थिति में जिनको लोकप्रिय राजनीति करनी है और वो सत्ता में हैं, तो वो लोगों को इस तरह की रियायतें देंगे, अपना सब्सिडी तंत्र बनाएँगे, और विपक्ष में है तो बढ़-चढ़ के दावे करेंगे, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे। ये सब लोग कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भई आप लोग रेवड़ी बाँट रहे हैं। हैं? तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो मैंने पिछली बार कहा भी था, ये तो एक रेवड़ी तंत्र है, जिसमें सारे लोग रेवड़ियों के लिए रेवड़ियाँ देने की होड़ हो रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये उसका एक दुष्परिणाम है। जिस तरीके से आरक्षण देने की एक होड़ मची रहती है और आरक्षण मांगने की होड़ मची रहती है, उसी तरीके से रेवड़ी देने और मांगने की भी होड़ मची मची हुई है। अब स्थिति ये हो गई है, अगर आप वोटरों से बात करें तो वोटर कहते हैं ठीक है, ये तो आपने दे दिया, अब और क्या देंगे? और ये सबके साथ होगा, ये सबको झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक नई प्रक्रिया जो शुरू की है, कि वो कुछ दिनों के अंतराल पर लोगों को रोज़गार के कुछ सर्टिफ़िकेट देते हैं, और शायद वो 51,000 उन्होंने टारगेट रखा है। पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ हुई थी, उसका भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिया था। तो ये जो रोज़गार को लेकर जो उनकी दावेदारी थी 2 करोड़ की, उसकी थोड़ी भरपाई करेगा उनकी छवि में, कि हाँ, कुछ तो कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि सरकारी पद जो खाली पड़े हुए थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि करी सरकारी पद जो हैं, वो भरे जाएँ। तो कुछ-कुछ ये जनता के सामने पेश करना चाहते हैं कि जितनी भी रोज़गार देने की गुंजाइश है, वो गुंजाइश वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। भारत की जनता रोज़गार के लिए भूखी है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और देश एक तरह से जिसे कहते हैं कि बाजार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां माल बनाती हैं, तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार तब मिलता है जब बड़े पैमाने पर देश में इमारती काम हो, या पुल बने और भवन बने, सड़क, तो उसको बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। कृषि के अंदर, कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बाकी और इस तरह की बातों से कोई रोजगार की स्थिति है, वो बदलने वाली नहीं है। जिन परिवारों को इस प्रक्रिया में रोजगार मिल जाएगा, वो सरकार के प्रति हमदर्दी रखेंगे, लेकिन इसमें वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। एक और छोटी-सी बात है, जिसमें मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, कि जो कि कल मेरी एक अपने मित्र से बात हो रही थी, तो जो दिल्ली दिल्ली सरकार के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कई नियुक्तियों को बस एक झटके में खत्म कर दिया। तो वो कई सारी स्कॉलरशिप थे जिस पे लोग काम कर रहे थे, कुछ फेलोशिप थे, और उसको सबको उन्होंने रद्द कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम तो अदालत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से एलजी का फैसला, और वो चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं है, एक तरीके से लोकतांत्रिक और मूल्यों और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ देखिए, नहीं है? क्योंकि देखिए, जब आपको ध्यान होगा, जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया था, तो एलजी साहब चुपचाप घर में बैठ गए थे। उन्होंने घर बाहर निकलना, हफ्ते 10 दिन तक तो बाहर भी नहीं निकले थे। उन्होंने दौरे-वौरे करना सब बंद कर दिया था। वो इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार अब क्या करती है। फिर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। अध्यादेश ले आते ही वो पहले की तरह सक्रिय हो गए। अब तो वो अध्यादेश कानून बन गया है। तो वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का प्रशासन व्यावहारिक रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चला गया है। यहाँ तक कि उन विभागों में भी जो दिल्ली सरकार के क्षेत्र में आते हैं, उन विभागों में भी जो नियुक्तियों का काम है, यानी दिल्ली सरकार शिक्षा संबंधी कोई फैसला ले सकती है, वो उसका अधिकार है, लेकिन कोई नियुक्तियां अगर कहीं होंगी तो उसमें एलजी के अप्रूवल की उसकी जरूरत पड़ेगी। ये एलजी की ऑफिस से लगातार इस तरह के आदेश आते हैं, और उस तरह के आदेश जो है ना, वो अफसरों को
मजबूर करते हैं कि वो संस्थाओं के ऊपर ये दबाव डालें कि वो एलजी का अप्रूवल इस नियुक्ति के लिए लिया गया था या नहीं लिया गया था। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। अब दिल्ली सरकार भी जानती है कि कानून बन चुका है संसद द्वारा, तो फिर उसने एक समन्वय समिति बनाई है, जो कि नौकरशाही और दिल्ली सरकार के बीच में कुछ अ, समन्वय का काम करेगी। उसके अंदर भी बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। अभी जब मुख्य सचिव ने फैसला मानने से इनकार कर दिया सरकार का, तब उसके अंदर एक अड़चन आई थी। तो इस तरह की अड़चनें बनी रहेंगी। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 मानक तय कर दिए हैं, जिन मानकों के अनुसार इस बात पे विचार किया जाना है कि क्या विधानसभा के अधिकारों का इस तरीके से हनन किया जा सकता है? क्या ये लोकसभा के दायरे में आता है कि एक विधानसभा के अधिकारों का हनन किया जा सके? इसी तरह के उन्होंने 2 मानक बनाए हैं। अब हम सब लोगों को इंतज़ार है कि कब सुप्रीम कोर्ट इस सवाल के ऊपर सुनवाई शुरू करता है, कब बेंच गठित होती है और कब सुनवाई शुरू होती है। अगर वो सुनवाई जो होगी, वो सुनवाई इस अध्यादेश को जो कानून में बदला गया है, दरअसल उसकी समीक्षा करेगी। तो आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों से यह कहूँगा कि अगर आप रोज़ इस चर्चा को सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएँ, जहाँ पर हम राजनीति के बारे में एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जो आम तौर पर होने वाले विश्लेषणों से थोड़ा अलग होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा आलोचनात्मक तरीके से मुद्दों को देखें। अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।